पीछे बैठ गई, आगे आ जाओ। इसको आगे लेकर आ, पीछे बैठ गए इसके साथ। टेस्ट नहीं दिया क्यों? अच्छा, इस दिन जब दिया था तो मैंने वो दे दिया, सब्जेक्टिव तो चेक कर दिए थे, तो ये क्यों नहीं दिए? तो ना फंसा सकते हो मुझे। पता है क्या, आज तो ये चैप्टर एंड कर लेते हैं क्योंकि तुम्हारे कईयों के पेपर में आना है, सरफेस केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन माना। तो पता है क्या, नेक्स्ट क्लास मैं वैसे मैसेज भी डाल दूंगा, नेक्स्ट क्लास काइनेटिक्स एक बार रिवाइज कर लेना, क्लियर? जस्ट गो थ्रू, ताकि जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया एटलीस्ट वो फिर उस दिन जब डिस्कस करें आपको ध्यान में आ रहे MCQ थे कैसे, क्लियर? एक बार मैं रीडिंग ले आना सारे फॉर्मूलेस की, ताकि जब MCQ डिस्कस करूँ ऐसा ना हो कि तुम्हें लगे करना सर आज का लेक्चर तो टाइम पास ही हो गया, क्लियर? वो ना लगे। तो मैं मैसेज भी डाल दूँगा क्योंकि अभी कई स्टूडेंट छुट्टी पर। और एक बार तुम सबसे कहता हूँ कि स्कूलों के टेस्ट के लिए ना छुट्टी मत करो। 11th में देखो तब मैं कुछ नहीं कहता था कि वो थोड़े बहुत नंबर तुम्हारे ऐड होते थे, कभी 5%, कभी 10, अब तो कोई ऐड भी नहीं होने, है ना? पेपर जरूर दो स्कूल के, पर एटलीस्ट क्लासेस मत मिस करो। आज अभी एक स्टूडेंट है आप में से, वो लेक्चर देख के आगे लेक्चर देख के भाग गया, करना सर मेरा तो कल पेपर है, कोऑर्डिनेशन आना नहीं, अब नहीं आना, आगे तो आएगा ना, है ना? तो एक लेक्चर देखना है, मेरे से करना, कुछ तो डिफरेंट है ही है दोनों में, तो अवॉइड करो, मेरे से लेक्चर में छुट्टी मत करो। और ये 8 साल 12th वालों को भी समझाता रह जाता हूँ कि देखो अभी यूनिट टेस्ट है, उसके बाद सितंबर में फिर आ जाएंगे, तो यहाँ छुट्टियाँ करते रहेंगे, फिर फंस जाएंगे हम लोग। फिर छुट्टियाँ मत करो, रेगुलर आते रहो। हाँ, टेस्ट में याद नहीं है लास्ट ईयर भी किया था, सितंबर में टेस्ट रोक देता हूँ बीच में 2 हफ्ते, जब आपके स्कूलों में टेस्ट चले। वो इस साल भी ऐसे सितंबर में 2 हफ्ते टेस्ट ही रखूँगा, आगे फिर टेस्ट चलते जाएंगे, क्लासेस नहीं छोड़ सकते। पता क्या, इस बार तो शायद तुम्हारे फाइनल पेपर ही थोड़े पहले हैं, मार्च में होते थे ना, इस बार फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं आपके कहने पे छुट्टियाँ लग गया करने, फिर तो फंस जाएंगे हम लोग, रिवीजन का भी टाइम नहीं मिलेगा, क्लियर? अब लास्ट टाइम कहाँ पे एंड किया था, याद है कुछ? हाँ जी, लास्ट टाइम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर रहे थे, क्लियर हो गई कि मैंने लास्ट टाइम कौन सा किया था? एक होमवर्क के बेस किया था, पर साथ ही शायद कर लिया था तुम लोगों ने, आगे की एलिमिनेशन sp3, है ना? तो लास्ट टाइम मैंने किया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक बार देखो जस्ट कंपाइल करता अभी तक, पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर की, उसके बाद वार्नर्स थ्योरी की, वार्नर्स के बाद आइसोमेरिज्म के केसेस किए, आइसोमेरिज्म के बाद आइसोमेरिज्म के बाद यही की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किया, क्लियर? अब इस चैप्टर में ना छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए थे, आज का लेक्चर तो मुझे पता तो हमारा चला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ CFT थ्योरी, क्लियर? ये देख कितनी अभी कितना इसमें क्लियर गिर जाती कोई फर्क नहीं, और ये गिर गया ना तो मेरा थोड़ी सी कसर लगी, नहीं तो अभी मेरी तरफ ही आना था इसमें ध्यान से। और इतनी लेट दोनों आप भी कहाँ गए हुए थे? मेरे से पहले कोई क्लास तो होती नहीं, है ना? फिर कहाँ गया हुआ? टाइम से पहुँचा करो, देखो 40 हो गए तुम लोग अभी तक, इतनी लेट आते हो। और मैं ना पहले तो तुम्हारी मैनुअल अटेंडेंस लगा देता था, अब नहीं लगाऊंगा। अब जैसे इतनी लेट आया, पता नहीं उसने एक्सेप्ट भी करना है कि नहीं। अब वो थैंक यू तो बोल देगा, आगे कंप्यूटर में नहीं आता, वो तो थैंक यू कर देगा, वो तो कल आगे करेगा तब भी कर देगा थैंक यू, ठीक? पर वो आगे ट्रांसफ़र नहीं करता, वो बड़ा ख़राब है, वो भी डिप्लोमेट है, तो मैं मुझे ट्रांसफ़र नहीं करता। हाँ, उसको चलिए तो पौने करूँगा तो 6 बजे तक नहीं आएगा, ठीक है? टाइम से आया करो, नहीं तो फिर घर में मैंने नहीं अपने इसको चेंज करना, एब्सेंट जाती है तो मुझे नहीं पता फिर, ठीक है? अब आज आपके सामने यहाँ पे स्टार्ट करना था CFT थ्योरी। याद है मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर एंड किया था, कहा था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स बढ़े थे। मेन ड्रॉबैक क्या था, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया, कहाँ पर नहीं करना, तो उसमें कंसेप्ट दिया ही नहीं था। मैंने आपको वहाँ पे खुद ऐड कर दिया था कंसेप्ट कि कुछ लिगेंड्स क्या थे स्ट्रॉन्ग, कुछ लिगेंड्स क्या थे वीक।
वो स्ट्रॉन्ग ऑफ डिफिनेट्स हमें यहाँ से पकड़े थे CFT थ्योरी। दिस CFT बेसिकली स्टैंड फॉर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आज देखना हमारा सारा लेक्चर इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और इसके और कंसेप्ट करने में रह जाएगा। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट आज खत्म होने पे ही आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आवर CFT थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें ना मुझे आज आपके साथ डी ऑर्बिटल की शेप्स को लेकर चलना है। 11th क्लास में डी ऑर्बिटल की शेप्स की थी, है ना? याद है शेप्स थी कितनी? 5 आती थी। क्या क्या कंसेप्ट था? पहले तो मुझे रिवाइज करा दो। जब ये डी ऑर्बिटल था, डी ऑर्बिटल, इसमें एल की वैल्यू क्या थी या एम क्या लेकर चलते थे? हाँ जी, जब डी था तो एल स्टैंड फॉर, गुड शुक्र है, क्योंकि 0 था तो एस, 1 था तो पी, 2 था तो डी। तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या थी? 2। तो एम क्या आ जाता था? 0 ±1 और ±2 ये आता था। जब ये आता था तो बेसिकली ऑर्बिटल्स -2, -1, 0, +1 और +2 ऑर्बिटल 5 आ गए। ये मैं इसलिए रिवाइज कर रहा था क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में हम लोग क्या करेंगे CFT में, ये जो डी ऑर्बिटल्स है दीज अंडरगो स्प्लिटिंग, ये स्प्लिट कर जाएंगे इनटू 2 सेट्स। वन सेट ऑफ द ऑर्बिटल मूव्स लोअर इन एनर्जी एंड वन सेट ऑफ ऑर्बिटल मूव्स हायर इन एनर्जी। तो अगर मुझे 11th में ना डी ऑर्बिटल की शेप्स क्लियर थी तो मुझे ये टॉपिक रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, लॉजिक स्ट्राइक कर जाएगा कौन से ऑर्बिटल इकट्ठे रहेंगे, कौन से ऑर्बिटल हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो। तो इसके लिए ना गुड, अगर आपको ये ध्यान में था कि एम की वैल्यूज हमारे पास 5 आती थी, हमें 5 ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने थे। याद है पी के ड्रॉ करने आसान थे क्योंकि एक्सेस भी 3 थे, तो एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस और एक जेड एक्सेस आ जाता था। पर डी में जब ऑर्बिटल 5 है, तुम लोग याद है 11th में भी मुझसे एक दो स्टूडेंट पक्का पूछते थे करना सर एक्सिस तो 3 है, 5 डायरेक्शन कहाँ से निकालोगे? तब आपको सिंपल सा लॉजिक देता था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नहीं ये डायरेक्शन क्या, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट निकालते थे। ऐसे ही मेरे पास एक्सिस 3 ही है, एक्स, वाई और जेड। मैं यहाँ पर कम्बिनेशन बनाता था। कैसे? एक कम्बिनेशन एक्स और वाई का हो गया, तो ये DXY था। एक वाई और जेड कम्बिनेशन आ गया। लास्ट आ जाता था हमारे पास घूम फिर कर DXZ। 3 ऑर्बिटल्स ये आ गए। बाकी 3 याद है कौन कौन से होते थे? एक आता था हमारे पास DZ² और एक आता था हमारे पास X² - Y²। अभी भी तुम्हारे कंपटीशन का ना बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इन डी ऑर्बिटल की शेप्स ड्रॉ करनी नहीं आएगी, इनके कोई ना कोई कंसेप्ट आ जाते हैं, या तो 11th के बेस पे या 12th में ऑन द बेसिस ऑफ आवर CFT थ्योरी। तो अगर मुझे इनके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने थे तो याद है मैं यहाँ पर ऐसे करके ड्रॉ करता था सेकंड, और यहाँ पर थर्ड का कंसेप्ट। यहाँ पर पहली बार एक्सिस कौन सा ले रखा है? एक्स, इधर वाई। सेकेंड टाइम ले रखा है वाई और इधर एक्सिस ले रखा है जेड। इधर एक्सिस ले रखा है एक्स और इधर एक्सिस ले रखा है जेड। याद है यहाँ से मुझे सही करता था एक्स वाई जेड एक्स जेड। यहाँ पे 4 लोब्स घूमते थे, ऑल 4 लोब्स यहाँ से पकड़ता था तो एक ये और एक ये, ऐसे ही यहाँ पर सेंटर से ऐसे घुमा देते थे, यहाँ पर भी सेंटर से ऐसे घुमा देते थे। दीज लोब्स वर लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस। ये 3 शेप्स आ गई। इसके बाद क्या था? एक रह गया शेप क्लियर करना DZ² और दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना रह गया X² - Y²। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया? DXY का। ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया? DYZ का। ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया? XZ। 3 तो शेप्स ये आ गई DXY, DYZ और DXZ। इनको रट्टा लगाना ही नहीं पड़ा, बस ऊपर XYZ लिखा, XY YZ और एक कॉम्बिनेशन कौन सा बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ XZ। क्लियर? अब जैसे ये बनाया, अब कौन सा था? X² - Y²। एक्सिस तो यहाँ पर भी 2 आ गए। अब है किसी को ध्यान में, यहाँ पर भी 4 लोग थे, है ना? एक्सिस के ऊपर भी पैरेलल चले गए इनके। तो अब यहाँ से पकड़ कर इन्हीं पे घुमा दूँ तो ये आ गया यहाँ पर शेप। अब लास्ट कौन सा रह गया? Z²। एक्सिस क्या था? 1 है तो लोब्स भी क्या रह गए? 2। तो इसलिए Z का ज़्यादा डायग्राम सबसे अलग आ जाता था ये, और एक और एक्स्ट्रा आ जाता था यहाँ पर सर्कुलर आर्क। ये Z का आता था। तुम्हारे कंपटीशन का अब भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, चारों के ना 5 के कोई ना कोई स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑर्बिटल डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग, तो ऑर्बिटल डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग Z² आ गया, क्योंकि Z² में लोब्स क्या थे? 2, बाकी सब में लोब्स क्या थे? 4।
साथ में here we were having one circular arc, बाकी सब में सर्कुलर आर्क क्या थी, एब्सेंट, ये डिफरेंस। अब इनमें बताओगे सिमिलरिटी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, सिमिलरिटी एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को भी साथ लिया, हैविंग 4 लोब्स, सब में 4 लोब है। अब जब इनको डिफरेंशिएट करना था बच्चे इसे और इन तीनों को, इनमें लोब्स में लाइन इन बिटवीन, इनमें लोब्स के आगे पैरेलल टू देयर एक्सिस। ये अभी भी पेपर में तुम्हारा बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कंपटीशन में, स्टेटमेंट्स के बेस पे इनको अलग करना, क्लियर। या फिर क्या था, मैंने अब जो आपके साथ करना था CFT थ्योरी, हमारे पास कितने ऑर्बिटल थे, 5। अब जब भी लिगेंड अप्रोच करेगा तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स है ना, दीज अंडरगो चेंज इन देयर एनर्जी, वो इनको स्प्लिट कर देगा इनटू 2 सेट्स, क्लियर। एक सेट मूव कर देगा लोअर इन एनर्जी एंड वन सेट मूव्स हायर इन एनर्जी। जो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से देख रहा था, तो तीनों में एक सिमेट्री सी लग रही, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड में, तो ये 3 ऑर्बिटल हमेशा रहेंगे इकट्ठे, और ये जो 2 ऑर्बिटल्स है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर स्क्वायर के बेस पे ये रहेंगे इकट्ठे। तो ऑन द बेसिस ऑफ CFT थ्योरी, नाउ व्हेनेवर लिगेंड अप्रोचेस आवर सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जब भी इसे अप्रोच करेगा तो इन ऑर्बिटल्स को क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। कुछ लिगेंड्स जो स्ट्रॉन्ग थे वो इन ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग क्या कर देंगे, ज़्यादा, मैक्सिमम। कुछ ऑर्बिटल जो थे वीक, दीज विल स्प्लिट दिस ऑर्बिटल ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट। वहाँ पे मेरे पास एक नया कंसेप्ट आएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। तो मैंने आपके साथ 3 सीरीज हो जाएंगी आज। एक 11th में की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वहाँ पे याद है कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, सबको रेंज करते थे इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी। दूसरा किया मुझसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहाँ पे सारे इलेक्ट्रोकेमिकल्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल। आज हम लोग एक सीरीज करेंगे जहाँ पर सारे लिगेंड्स को अरेंज करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्प्लिटिंग एनर्जी। तो पेपर में बड़ा कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डज CFSC स्टैंड फॉर। व्हाट डज CFSC स्टैंड फॉर, तो ये क्या था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डेल्टा। अगर मैंने डेल्टा के यहाँ पर लिख दिया O, दिस रिप्रेजेंट्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और जब मैंने डेल्टा के साथ यहाँ पर लिख दिया T, दिस स्टैंड फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर आवर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक ऑक्टाहेड्रल के लिए, एक आ जाएगा हमारे पास और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो आज ना इन्हीं की स्टडी करनी है, तो मुझसे ना एक बार पहले थ्योरी क्लियर कर लेना, आपको सारा बेसिक लिखवा दूंगा। व्हाट डज दिस CFT थ्योरी बेसिकली स्टैंड फॉर। इस थ्योरी का जो पहला मेन पॉइंट था वो क्या था कि इस थ्योरी ने लिगेंड्स को क्या मान रखा, पॉइंट चार्जेस। तो जब भी ये लिगेंड पॉइंट चार्ज अप्रोच करेगा इसको, मेटल एटम को या मेटल आयन को, ये तो क्या होगा, ज़्यादा चार्जेस जहाँ पे भी है, 11th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की थी, जहाँ पे चार्जेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो जब भी ये लिगेंड अप्रोच करता है मेटल को, क्या होता है, ये जो डी ऑर्बिटल्स है पांचों, इनकी एनर्जी कम ज़्यादा हो जाएगी। 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल मूव लोअर इन एनर्जी एंड 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल मूव हायर इन एनर्जी। आज मैं पहला कंसेप्ट क्लियर कर रहा था CFT का ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये 5 ऑर्बिटल्स के पास एनर्जी सेम रहेगी नहीं, दिस विल गेट सेपरेटेड, ये स्प्लिट हो जाएगी। कैसे, अभी तक तो सिर्फ बोल रहे थे, अब इनका डायग्राम ड्रॉ करें कि जो सारा कंसेप्ट बोल रहा था वो था क्या बेसिकली हमारे पास। ये ना CFT पूरी सारी डायग्राम पे क्लियर कर सकते थे। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा कॉम्प्लेक्स पकड़ा मैंने, ऑक्टाहेड्रल, फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मुझे क्लियर था, यहाँ पर हमारे पास एनर्जी गोस ऑन इंक्रीजिंग, ये यहाँ पे एनर्जी का कंसेप्ट दे दिया। क्लास में था बस, हाँ जी 7 बजे। नहीं पर मैंने लेट आ गया, 7 बजे किसी स्टूडेंट से आना था, उसके लिए 8 बज जाएंगे मुझे। नहीं अभी मैं क्लास में था, हाँ कोई बात नहीं, पता नहीं, मेरी खुद नहीं पता मुझे 7:30 या कितना टाइम, अभी तो क्लास है 7 बजे का। हाँ
वो स्टूडेंट ने डाउट्स के लिए आना, पता नहीं आता है कि नहीं 7 बजे ना, या उसे कहना रिंग कर लेना मुझे। अब देखो यहाँ पर एनर्जी का कंसेप्ट दे दिया। पहले मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये डी ऑर्बिटल्स आ गए 5। क्लियर? यहाँ पर मेरे पास एनर्जी लेवल, ये हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल फर्स्ट। और यहाँ पर मैंने क्या माना है, हमारे पास मेटल, एटम और आयन, मेटल, एटम और आयन इन फ्री स्टेट। पहले यहाँ पे मैंने मेटल, एटम, आयन, एटम या आयन को क्या रखा है, इन फ्री स्टेट, यानी यहाँ पर लिगेंड्स ने अप्रोच नहीं किया। तो दीज वर आवर 5d ऑर्बिटल्स, ये मेरे पास 5d के ऑर्बिटल्स आ गए। अब जैसे जैसे लिगेंड्स ने अप्रोच किया तो क्या था, दीज 5d ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, अब इनका एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल 2। यहाँ पे क्या था, लिगेंड्स अप्रोच मेटल, एटम, यहाँ क्या था, मेटल, आयन। ये कंसेप्ट आ गया। पांचों ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 मूव क्या करके हायर इन एनर्जी। और क्या भी आपको कंसेप्ट दिया था, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मूव लोअर इन एनर्जी, 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मूव लोअर इन एनर्जी, 3 ऑर्बिटल्स आ गए नीचे एंड 2 ऑर्बिटल्स मूव हायर इन एनर्जी। हमारे पास ये कंसेप्ट आ गया पूरा जो अभी तक समझाया था कि पहले क्या थे, लिगेंड्स मेटल के पास देवर 5d ऑर्बिटल्स। अब मैंने 5 देखा, 3d नहीं बोला, पता नहीं 3d थे, 4d थे, 5d थे या कौन से, जस्ट हम लोग जनरल कंसेप्ट दे दिया। वी वर हैविंग 5d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, एटम और आयन अवेलेबल। जैसे लिगेंड ने इन्हें अप्रोच किया, these 5d orbitals get separated into 2 sets. One set of 3 orbitals move lower in energy and 2 set of orbitals move higher in energy. अब तो सही करना, ये 3 ऑर्बिटल्स कौन से हो जाएंगे, कौन कौन सा हो जाएगा, xy, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा xz और थर्ड कौन सा हो जाएगा yz। जो सेट ऊपर गए ये कौन सा हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और साथ में क्या आ गया, z स्क्वायर। क्लियर? अब इन दोनों की मैंने क्या कर दी थी, सेपरेटिंग। ये जो मेरे पास टोटल एनर्जी है ये मेरे पास घूम फिर के क्या हो जाएगा, डेल्टा नॉट। क्लियर? यहाँ पर क्या था, बस ये थोड़ा सा जो आपको पार्ट रट्टा लगाना पड़ता है। कितने ऑर्बिटल नीचे थे, 3। तो यहाँ पर जो एनर्जी का कंसेप्ट दे रखा है ना बुक्स में, वो क्या दे रखा है, -2/5 डेल्टा नॉट। ये 3 ऑर्बिटल क्या, जो 2 ऑर्बिटल मूव किया था ऊपर, इनका एनर्जी डिफरेंस आ जाता है +3/5 डेल्टा नॉट। 3 है तो 2/5, 2 थे, दिस इज गिवन बाय आवर कंसेप्ट 3/5 डेल्टा नॉट। अब ये जो 3 ऑर्बिटल्स थे, इन तीनों का कलेक्टिव नेम दे दिया, दीज आर नोन एज आवर T2g ऑर्बिटल। ये जो 2 ऑर्बिटल्स मूव किए थे हायर, कौन से, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड z स्क्वायर, दीज आर कलेक्टिवली गिवन नेम Eg। इनको कलेक्टिव नेम हम लोगों ने दे दिया Eg। ये था हमारा ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्स का ना पूरा एक बेसिक कंसेप्ट। फिर रिपीट कर देता हूँ। क्या था, हमारे पास मेटल, एटम या आयन के पास 5 ऑर्बिटल थे। याद है लास्ट टाइम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब भी मैं डिस्कस करता था तो मैं डी ऑर्बिटल सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ करता था। याद है, डी ऑर्बिटल ऐसे ड्रॉ करके इलेक्ट्रॉन्स को यही पुश कर देता था, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये कंसेप्ट ही नहीं दिया था कि कौन पुश कर पाता कौन पुश नहीं कर सकता। क्योंकि लिगेंड्स कुछ क्या थे स्ट्रॉन्ग, कुछ लिगेंड्स क्या थे वीक। वो हमें कंसेप्ट किसने दिया, CFT ने। CFT ने क्या कहा कि whenever ligand approaches our metal, atom or ion, what happens, now these d orbitals do not have same amount of energy associated, but these get separated into 2 sets. One set of 3 orbital moves lower in energy. कौन से 3 ऑर्बिटल थे, xy, xz और yz, ये आ गए लोअर इन एनर्जी। एंड 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल मूव हायर इन एनर्जी, कौन से, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और z स्क्वायर। जो 3 ऑर्बिटल इकट्ठे थे कलेक्टिवली दीज आर नोन एज T2g ऑर्बिटल, और जो 2 ऑर्बिटल थे दीज आर कलेक्टिवली नोन एज आवर Eg ऑर्बिटल। एंड दिस होल कंसेप्ट होल्ड्स गुड फॉर CFT थ्योरी, फॉर आवर
ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सीबीएसई में सबसे आसान क्वेश्चन ये आ सकता है, एक्सप्लेन सीएफटी थ्योरी ऑन बेसिस ऑफ ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स या ऑन द बेसिस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आज अभी पहला स्टार्ट किया था ऑक्टेड्रल का कंसेप्ट, और यहाँ पे ना ये जो मैंने जी लिखा है इसकी सिग्निफिकेंस थी जी, दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जी रिप्रेजेंट्स आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तुम बच्चों को क्या होता है करना था, बुक में तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिया नहीं, क्या लॉजिक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। देखो मेरे साथ ऑक्टेड्रल स्ट्रक्चर तो कर रखा है, यही कंसेप्ट करते थे हर बार ऑक्टेड्रल का। अगर ये करता था तो देखो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं घूम रहा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या था, देखो इधर बॉन्ड और इधर बॉन्ड, ऊपर बॉन्ड और नीचे, इधर और इधर, इसमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया। एक और मुझे क्या करता करना था, ये भी तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री घूम रहा है। यहाँ पे क्या था, एक बॉन्ड इधर है तो दूसरा इधर, एक इधर है तो दूसरा क्या था ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पर क्या था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एसोसिएटेड था। और याद है जब टेट्राहेड्रल में जाएंगे वहाँ पे भी यही आएगा T2 और E। वहाँ पे देखा मैंने वर्ड बोला सिर्फ T2 और E, G हटा दिया, क्योंकि किसी को याद हो टेट्राहेड्रल में एक बॉन्ड क्या होता था आउटसाइड द प्लेन, एक बॉन्ड क्या होता था इनसाइड, तो वहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन आवर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसलिए वहाँ पर सिर्फ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ T2 एंड E। और यहाँ पर अभी जनरल कंसेप्ट था तो G रिप्रेजेंट्स आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब बताओ एटलीस्ट थ्योरी का कुछ लॉजिक तो क्लियर हुआ। ये भी आपको कहा इन तीनों ऑर्बिटल्स को इकट्ठा नाम दे दिया कलेक्टिव, एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड को, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज T2G। और ये जो ऑर्बिटल दो मूव किए थे हायर इन एनर्जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, दीज टू आर कलेक्टिवली नोन एज आवर EG ऑर्बिटल, वेयर G रिप्रेजेंट्स आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर। तो अब देखो किसी को हो रहा है क्लियर। देखो अगर ये स्प्लिटिंग करते हैं ज़्यादा तो क्या था, ऊपर भेजने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, मैंने ऊपर भेजा नहीं, मैंने इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर दी पेयरिंग। इसलिए मैंने आपको बताया था वैलेंस बॉन्ड में जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता था पुश, क्योंकि देखो अगर ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग था तो ये स्प्लिटिंग ज़्यादा कर देगा। एक ऑर्बिटल इधर बैठा है एक इधर, 3 इलेक्ट्रॉन तो देखो आगे नीचे। क्लियर। 4th इलेक्ट्रॉन आप ऊपर भेजने के लिए एनर्जी क्या चाहिए ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी क्या थी कम, इसलिए पकड़कर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर दी थी पेयरिंग। ये कंसेप्ट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो मैंने एक्स्ट्रा दिया। क्लियर। बुक पे तो सिर्फ स्ट्रक्चर्स बने थे, मैंने एक लॉजिक दे दिया कि जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वो इनकी स्प्लिटिंग करता था ज़्यादा, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजे नहीं, पहले पकड़कर सबको पेयरिंग कर दी। क्यों, क्योंकि पेयरिंग के लिए एनर्जी क्या थी कम और स्टेबिलिटी क्या थी ज़्यादा। पर जब लिगेंड वीक था उसने स्प्लिटिंग क्या की कम, ऊपर भेजने के लिए मुझे एनर्जी क्या चाहिए थी कम, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब ही नहीं किया, जहाँ बैठे हैं वहीं पे रहने दिया। क्लियर। वो कंसेप्ट यहीं से पकड़े थे। अब बताओ एटलीस्ट CFT थ्योरी का एक लॉजिक क्लियर हुआ। तो अब आप इस थ्योरी के मेन फीचर्स और एक लिखवा सकता था, व्हाट डज दिस CFSC स्टैंड फॉर। तो अब क्लियर हुआ, ये जो CFSC था दिस स्टैंड फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और अगर डेल्टा लिख दिया तो दिस रिप्रेजेंट्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर आवर ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स या फॉर आवर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये एक सिंबल दे रखा है उसे रिप्रेजेंट करने का। लॉजिक्स क्लियर हुए अब इस थ्योरी के, लिखवा दूँ हम इसके बेसिक पॉइंट्स। लिख लो फर्स्ट CFT थ्योरी। फर्स्ट मेटल लिगेंड बॉन्ड, metal ligand bond is considered to be ionic. Metal ligand bond is considered to be ionic, arising from interactions between metal ion and ligand, हो गया पहला कंसेप्ट क्लियर। सेकंड, लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। थर्ड, ये देखो यही थे ना पहले 5d ऑर्बिटल्स, तो फर्स्ट लाइन इसी के बेस पर था। थर्ड 5d ऑर्बिटल्स, ये 5 नंबर था, 5d ऑर्बिटल्स इन आइसोलेटेड, किसमें था आइसोलेटेड
gaseous metal atom oblique ion. 5d orbitals in gaseous metal atom or ions have same energy. That is orbitals are said to be degenerate. Degenerate means all were having same energy, are said to be degenerate. और लास्ट पॉइंट, degeneracy. लास्ट पॉइंट, degeneracy, ये अगर स्पेलिंग का ना degeneracy of these 5d orbitals. Degeneracy of these 5d orbital is lost. Degeneracy of these 5d orbital is lost when, कब लॉस्ट हुई ये degeneracy? when ligand approaches then splitting of these orbitals, अब आगे लिख लिया क्योंकि मुझे भी ध्यान में. then splitting of these orbital takes place. Three set of orbitals, that is concept, that is dxy, xz and yz. Three set of the orbitals, that is dxy, xz and yz. ब्रैकेट में लिख लो, collectively known as क्या नाम दिया इनको? T2g. move lower in energy and remaining two set of orbitals कौन से थे? x square minus y square z square, that is dx square minus y square z square. और ब्रैकेट में क्या लिख लो? collectively known as Eg. move higher in energy and thus degeneracy of d orbitals is lifted. अब बताओ ये जो 4 पॉइंट्स लिखे था कोई रट्टा लगाने की जरूरत? सिंपल सा कंसेप्ट था, मेटल लिगेंड बॉन्ड आयनिक. सेकंड, लिगेंड को क्या मान रखा है हम लोगों ने नेचर में एज 0.4. थर्ड, जब तक लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया था, all these d orbitals are having same energy. These are said to be degenerate. क्लियर? लास्ट, जब लिगेंड ने अप्रोच किया तो ये सेपरेट करके इनटू 2 सेट्स. वन सेट ऑफ ऑर्बिटल मूव्स लोअर, वन सेट ऑफ ऑर्बिटल मूव्स हायर इन एनर्जी. जो लोअर गए वो 3 थे, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड. जो हायर चले गए, दीज आर आवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर. पूरा कंसेप्ट आ गया. अब इसके बेस पे आगे लिखवाना क्या रहेगा? व्हाट डज CFSC स्टैंड फॉर? तो CFSC क्या था? क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी. अभी तक याद है मुझसे शॉर्ट फॉर्म कहता था ना, जहाँ पर कोई नहीं आएगी पुरानी सारी पकड़ेंगे. अभी तक जो मुझसे किया CMC, एक KT, थर्ड किया था ZSM5 और एक फोर्थ आज एप्लीकेशन ये आ गई. व्हाट डज आवर स्टैंड फॉर? क्या था? CFSC स्टैंड फॉर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी. लिखवा दूँ इसके बेस पे भी ये लिख लो. नेक्स्ट, द splitting of degenerate levels due to presence of ligands in definite geometry. Is known as
is known as CFS, that is crystal field splitting, is known as CFS, that is crystal field splitting. And energy separation is known as क्या कह दिया एनर्जी सेपरेशन को? CFSE, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। और इसको डिनोट किससे करते हैं? बाय सिंबल डेल्टा। इसके लिए बात कर रहा था पहले ऑक्टेडल, इसके फुट में मैंने क्या लिख दिया? O। तो आ गया डोनेशन। एनर्जी सेपरेशन इज नोन एज CFSE, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। एक लास्ट डेफिनेशन रह गई, क्या रह गया? लास्ट डेफिनेशन लिखवाना, व्हाट डू यू मीन? ये शायद इस साल के पेपर में आया था। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? याद है लास्ट टाइम मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सारे इलेक्ट्रोड्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर क्या था? मैंने सारे लिगेंड्स को अरेंज कर दिया, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। एज द मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, मैंने सारे लिगेंड्स को अरेंज कर दिया। तो अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ CFSE इज नोन एज, क्या नाम दे दिया इसको? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो मैंने आपको जो लिगेंड्स लिखवाए थे ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स, वो मैंने यहीं से पकड़े थे। इस सीरीज के आखिर में आप घर जाकर देखना, दे रखा है साइनाइड और कार्बोनाइल आयंस, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। और बाकी जो सारे हैलोजन्स दिए थे वो सारे शुरू में आ जाते थे। ऑल दीज आर सर्विंग एज आवर वीक लिगेंड्स। तो लिखवा दूँ क्लास डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पहले हेडिंग लिख लो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। The arrangement of ligands on the basis of increasing order, on the basis of increasing order of their CFSE values, increasing order of their CFSE values is known as spectrochemical series, is known as spectrochemical series। क्लियर? अब बताओ एटलीस्ट थ्योरी का लॉजिक तो क्लियर हुआ। अब पेपर में ना, या तो आपको CBSE के पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन यही आ सकता है, एक्सप्लेन CFT ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऐसे क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा गंदा सा क्वेश्चन डालना है तो यहाँ पे ना फिलिंग ऑर्डर के कंसेप्ट आ जाते हैं। तो देखो अगर यहाँ पर फिलिंग ऑर्डर के कंसेप्ट करता है, यहाँ पर D के ऑर्डर से हमारे पास 5 है ना, इन ऑर्डर्स को मैंने सेपरेट कर दिया था, 2 सेट ऊपर और 2 सेट कहाँ गए थे? नीचे। तो हम लोगों के पास ये कंसेप्ट आया था, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर क्या थे 2, यहाँ पर T2G और यहाँ पर कौन सा था? EG। मैंने यहाँ पर 2 डायग्राम्स ड्रॉ कर दिए, एक और डायग्राम ड्रॉ कर दिया इसी कंसेप्ट पे, और 2 ऑर्डर्स मूव कर गए हायर, यहाँ पर T2G, यहाँ पर मेरे पास क्या था? EG का कंसेप्ट। ये ना समझ है ना, क्योंकि नोट्स में मैंने आपको एक आध केस में यही दे रखा आपको। सपोज यहाँ पर जब मैंने फिलिंग करनी थी, मेरे पास D में इलेक्ट्रॉन क्या था? 1। अगर D में इलेक्ट्रॉन 1 था तो बड़ा अच्छा यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए कोई डाउट नहीं आया। यहाँ पर भी जब 5 ऑर्डर्स थे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो बड़ा अच्छा इधर आ गया, तो इसलिए D1 में तो कोई डाउट नहीं आया। दोनों केसेस में D1 के बेस पे कॉन्फ़िगरेशन T2G1, यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? T2G1। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन करता, इसमें भी कोई डाउट नहीं, सेकंड इलेक्ट्रॉन इधर, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? T2G2। यहाँ पर भी सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो D2 में भी कोई डाउट नहीं आया, T2G2। अब अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन करता D3, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, कॉन्फ़िगरेशन T2G3 हो गया।
यहाँ पर भी थर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, तो यहाँ पर D3 के बेस पे T2G, यहाँ पे भी क्या आ गया 3, ये आ गया। अब देखो जैसे ही मैं गया यहाँ पर D4 में, D4, तो एक स्टूडेंट मुझे क्या आगा करना सर फोर्थ इलेक्ट्रॉन करो इधर, क्लियर। एक स्टूडेंट मुझे कहता करना सर इलेक्ट्रॉन करो यहाँ पर, तो यहाँ पर करता कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई T2G4। एक स्टूडेंट कहता नहीं सर मैंने अब यहाँ पर नहीं, मैंने जो इलेक्ट्रॉन को भेजना है ऊपर, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजता D4, तो मेरे पास T2G3 साथ में EG1 कॉन्फ़िगरेशन आ गई। इसलिए पेपर में जब भी आपको केसेस आएंगे ना, ये केसेस आते हैं D4 से लेकर D7, क्योंकि इनमें सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज है। D1 से लेकर D3 और D8 से लेकर D10, इनमें हमारे पास कॉन्ट्रोवर्सीज आती नहीं। कॉन्ट्रोवर्शियल केस आते हैं सारे D4 से लेकर D7, यही पेपरों में सबसे ज़्यादा केस आते हैं। तो देखो एक केस ये था, एक केस ये था, यहाँ पर अब एक कंसेप्ट इन्वॉल्व था। याद है कुछ लिगेंड्स क्या थे स्ट्रॉन्ग, कुछ लिगेंड्स क्या थे वीक, कुछ लिगेंड्स स्प्लिटिंग क्या कर रहे थे ज़्यादा, कुछ लिगेंड्स स्प्लिटिंग क्या करते थे कम। तो यहाँ पर बेसिकली दो कंसेप्ट इन्वॉल्व थे, एक डेल्टा नॉट वॉज ग्रेटर देन पी, यहाँ पर एक कंसेप्ट था डेल्टा नॉट वॉज लेस देन पी। तो पता क्या कई साल पहले तो ना मैं ये कंसेप्ट कैसे समझाता था, कौन सी वैल्यू ज़्यादा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मैं ऐसे हाथ करता रहता था। एक सेट ये था ऑर्बिटल का, एक सेट क्या था ये, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बड़े अच्छे इधर आ गए। अगर फोर्थ को ऊपर भेजना था, एनर्जी क्या देनी थी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी क्या थी कम, इसलिए मैंने पकड़ कर पेयरिंग कर दी। पर एक बार क्या हुआ जब मैं हाथों से ऐसे समझाता था ना, तो आप में से एक हाथ करना था ये क्या है, हाथ कभी इधर कर दिया कभी इधर कर दिया, समझ ही नहीं आया। तो फिर मैंने क्या बुक से थोड़ा अलग कर दिया। ये पी क्या था, पेयरिंग के लिए एनर्जी, तो देखो या तो स्प्लिटिंग मीन्स ऊपर भेजता, या इलेक्ट्रॉन को क्या करता पेयरिंग, यहाँ से पकड़ो, पेयरिंग के लिए एनर्जी क्या चाहिए कम, डेल्टा नॉट ज़्यादा, पेयरिंग के लिए एनर्जी क्या चाहिए कम, अगर एनर्जी कम थी तो स्टेबिलिटी क्या थी ज़्यादा, दैट्स व्हाई वी स्टार्ट पेयरिंग। मैंने यहाँ पर पेयरिंग कर दी, पर यहाँ पर क्या था पेयरिंग के लिए एनर्जी क्या चाहिए ज़्यादा, अगर एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी क्या थी कम, इसलिए मैंने पेयरिंग नहीं की, मैंने इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया ऊपर। मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यहाँ से लॉजिक उठाया, ठीक है, क्योंकि 3-4 साल तो लाइफ के शायद ऐसे ही पढ़ाया जैसे बुक में था, पर जब मुझे ये थ्योरी खुद पढ़ाते पढ़ाते क्लियर हुई ना, फिर मैंने कहा इसी को पकड़कर बैलेंस बॉन्ड पर ले जाओ। क्यों, क्योंकि जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, याद है वहाँ पे भी मैं यही कहता था, जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे ऐसे आप कर देता था सारे इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर दिया, क्योंकि दिस कंसेप्ट वाज मेड क्लियर बाय आवर CFT थ्योरी। वो CFT थ्योरी ने क्लियर किया था कि जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग करेंगे तो पेयरिंग के लिए एनर्जी क्या चाहिए ज़्यादा, तो क्या था सॉरी पेयरिंग के लिए एनर्जी क्या चाहिए कम, स्टेबिलिटी क्या थी ज़्यादा, तो स्टार्ट पेयरिंग ऑफ आवर इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या था पेयरिंग के लिए एनर्जी क्या थी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी क्या थी कम, इसलिए मैंने फोर्थ इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया ऊपर। अब तो शायद तुम लोग साथ ही बता दोगे, अगर D5 केस लेता तो यहाँ पर आ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, तो अब मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा T2G5, और यहाँ पर हमारे पास D5, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया इधर, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा T2G3 और EG2। आज अगर घर जाके MCQ देखोगे ना, पता नहीं कितने MCQ तुम्हारे पेपरों में इस कंसेप्ट के आ रखे, D4 से लेकर अप टू D7। अगर यहाँ तक क्लियर है तो लास्ट सीट पे भी नज़र आ जाए, तो इनको यहाँ से रब कर दूँ, क्लियर। D5 तक आ गया, अगर D5 तक आ गया, अब तुम लोग कराओगे इस केस में D6 यहीं पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी T2G6, और यहाँ पर अब कहाँ पे आ जाएगा मेरे पास D6 था, तो मीन्स आपको फोर्स हो गया पेयरिंग करनी पड़ेगी। अब अगर आप पेयरिंग की तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा T2G4 और EG क्या आ गया 2। अब तुम लोग कहोगे मुझे D7 6 तो पूरे हो गए, अब ऊपर जाना ही पड़ेगा, तो अगर अब ऊपर जाना पड़ा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी T2G6 साथ में EG1, क्लियर। और इस केस में 7, अब T2G5 और EG, क्लियर। अब तुम लोग बताओ D8 में क्या होगा, सेम नहीं आ गई, आ जाएगी सेम। इसलिए मैंने आपको कहा था पेपर में ना D4 से लेकर D7 के केस आएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आगे आपको कंसेप्ट याद है नहीं है उससे कोई फ़र्क ही नहीं है, क्योंकि तीनों कंसेप्ट सेम थे। D1, D2, D3 में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाना है।
और D8 से जाके क्या हो गया, अगर मेरे जैसा भूल भाल भी गया, इसलिए हम लोग डालते नहीं। आपको पेपर में हर बार केसेस पढ़ोगे ना, D4 से लेकर D7 आता है, क्यों? क्योंकि D8 ऑनवर्ड तो सारे कंसेप्ट सेम आ गए। फिर अभी भी अगर किसी को था नहीं सर नहीं सेम आ रहा, तो यहाँ पर अगर मैं D8 करता, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, T2G6 और Eg2, और यहाँ पर मेरे पास अब कॉन्फ़िगरेशन क्लियर, ये 7 था, 4 5 6 7, तो यहाँ पर आ गया। तो D8 क्या आ गया, T2G6 सेम आ रही है कॉन्फ़िगरेशन के, नहीं क्लियर। इसलिए बताओ है लिखने की जरूरत 9 और 10, 9 और 10 बस क्या आ जाएगा, T2G6 हो गया, Eg3 वहाँ पे Eg3, लास्ट में D10 में आ जाएगा Eg4। चलो फिर भी अगर किसी को आता, T2G6 और Eg3, D9, T2G6 और Eg3 और D10 में T2G6 और Eg4, T2G6 और Eg4। अब बताओ सबको कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं? तो पेपर में ना हर बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि मैंने आपको डेल्टा नॉट ग्रेटर का केस पूछा या डेल्टा नॉट लेस पूछा, ये आपका रूल है फिलिंग ऑर्डर के बेस पे। क्योंकि अब 2-3 साल हो गए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे क्वेश्चन आते हुए। इस साल आया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस बार स्पेक्ट्रोकेमिकल आ गया। हो सकता है इस बार मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल से थोड़ा सा आगे चला जाऊँ कि कुछ लिगेंड्स क्या आते हैं स्ट्रॉन्ग, कुछ लिगेंड्स क्या आते हैं वीक। जो स्ट्रॉन्ग है वो स्प्लिटिंग क्या करेंगे ज़्यादा, तो डेल्टा नॉट ग्रेटर, पेयरिंग एनर्जी इज लेस, सो वी स्टार्ट देयर पेयरिंग। या कुछ लिगेंड्स क्या थे वीक, उनमें डेल्टा नॉट की वैल्यू कम है, पेयरिंग की एनर्जी ज़्यादा है, तो क्या था मैंने पेयरिंग की नहीं, मैंने उठाकर थर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया, ऊपर के केस में। तो अब तो ये केसेस क्लियर हो गए। बट दिस होल कंसेप्ट comes into picture when we were having just one ligand filling, जब सिर्फ एक लिगेंड अप्रोच कर रहा था, तब हम लोग इस कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। अब बताओ सबको क्लियर हुआ? तो जो रूल था पेयरिंग वाला वो फेल नहीं करना। हाँ वो तो याद कर, वो कहाँ था, ऑफिसर प्रिंसिपल वगैरह था, वो हम लोगों ने किया था, वो सेंट्रल मेटल एटम ओनली, न्यूट्रल शेड। अब ये न्यूट्रल शेड में तो रहा ही नहीं, क्योंकि ये फिलिंग ऑर्डर मेरे पास कब आ गया पिक्चर में, जब लिगेंड ने अप्रोच किया। तो ये पांचों ऑर्बिटली हायर जा रहे थे, और जब पांचों हायर गए, उन हायर एनर्जी में कुछ नीचे रह गए, कुछ ऊपर चले गए। इसे देखा जब मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, पहले मैंने पांचों को यहाँ रखा, ये ग्राउंड स्टेट में था, ये कंसेप्ट अबुबाव के बेस पे था, और जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया, ये पांचों कहाँ चले गए, ऊपर, और पांचों ऊपर जाकर भी फर्दर स्प्लिट कर गए। किसमें स्प्लिट कर गए, 2 सेट ऊपर चले गए, 2 सेट 3 और जो काम ऊपर गए लोअर एनर्जी। इसलिए यहाँ पर आप अबुबाव प्रिंसिपल को नहीं पकड़ रहे। तो चलो गुड, किसी को भी ध्यान देना करना सर, वहाँ पे तो आप कहते थे पहले पेयरिंग करो फिर ऊपर जाना है, यहाँ पे रूल्स को बाईपास कर दो। क्योंकि दिस केस वॉज होल्डिंग गुड फॉर आवर CFT कंसेप्ट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और यहाँ पर सिंपल फिलिंग ऑर्डर नहीं था। अब हम लोग फिलिंग ऑर्डर कर रहे थे व्हेन लिगेंड वॉज अप्रोचिंग आवर मेटल एटम और आयन। क्लियर? अब बताओ एक पूरा CFT थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर? CBSE में तो यहाँ पे मोस्टली ब्रेक लग जाती है, नहीं तो इसी कंसेप्ट को ना हम लोग थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। वो आगे क्या ले जाते हैं, इसी कंसेप्ट पे आपको CFSC एनर्जी की कैलकुलेशंस आ जाती हैं। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ CFSC वैल्यूज डेल्टा नॉट। उसके लिए हमारे पास बुक्स में पता फॉर्मूला क्या दिया है, याद है? यहाँ पर मैंने एनर्जी क्या दिखाई थी, -2/5। अगर -2/5 है तो दैट मीन मैं उसको -0.4 लिख सकता था, यहाँ पर -0.4 क्या लिख दिया, x स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज ऑर्बिटल्स, कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो आगे। ऊपर क्या लिखा था याद है, मैंने -2/5 नीचे, 3/5 ऊपर किया था। 3/5 बेसिकली क्या रह गया, 0.6, तो क्या था प्लस 0.6y, और यहाँ पर ये कंसेप्ट क्या कर दिया, डेल्टा नॉट था। ये आपको CFSC की कैलकुलेशंस आ जाती है। क्लियर? तो देखो अगर मैं पहला केस देता हूँ आपको D1 का, D1, तो D1 में इसमें क्या इलेक्ट्रॉन आता है, 1, तो दैट मीन्स इसकी CFSC की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.4 डेल्टा नॉट। जब मैं जाता D2 में, D2 तो 0.4 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा मेरे पास -0.28 डेल्टा नॉट आ जाएगा, -0.8। अब जब गया 3 में, तो जब D3 में गया, D3 में तो ये घूम गया -1.2 डेल्टा नॉट वैल्यू आ जाएगी। इनकी ऐसे कैलकुलेशंस आ जाती है पेपर में, पर तुम लोग अब ध्यान क्या रखना पड़ेगा, D3 तक कोई डाउट नहीं था। पेपर में ज़्यादा केस कौन से डालेंगे,
जाएंगे D4 से लेकर D7, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की वेरिएशन आनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे कंसेप्ट आते हैं। तो एक तुम लोग मुझे केस कर दोगे ताकि मुझे भी हो जाए कि ये कंसेप्ट क्लियर है। तुम लोग मुझे D10 की बता दो क्या एनर्जी आएगी CFSC, क्रिस्टल सेपरेटिंग एनर्जी फॉर D10। करके दे, जीरो आएगा, हाँ जीरो आएगा, है ना? क्योंकि क्यों जब ये कंसेप्ट ये टोटल तो सबका जीरो ही आना चाहिए था, तो जब D10 कर दिया है तो ये 6 इंटू पॉइंट क्लियर, और इधर 4 था, 4 इंटू दिस -2.4 प्लस 2.4 जीरो आ गया। पेपर में ऐसे कैलकुलेशन, ये ना शायद मैंने लास्ट ईयर से शुरू किया ये कंसेप्ट कराना, पहले नहीं कराता था। और अब मैं देखता हूँ तुम बच्चे बड़े जो मेरे साथ MCQ ट्राई करते हो ना, तो ये MCQ में क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। CBSE में आज तक नहीं आया। CBSE का सबसे आसान क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट डज CFSC स्टैंड फॉर, एक्सप्लेन CFT ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेड्रम और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये जो लास्ट 2 केसेस किए ना फिलिंग ऑर्डर के, या ये सारे कॉम्पिटिशन में ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अब बताओ क्लियर हुआ सबको? इसके बेस पे एक पूरी CFSC क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स तो क्लियर हो गया सबको, या कोई डाउट है? पक्का? हाँ जी मनीषा, अगर देखो यहाँ तक CFSC थ्योरी क्लियर है। अब CFSC के बाद दूसरी याद है मैंने क्या कहा था, दिस थ्योरी इज मेड यूज फॉर आवर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी ना सारा डायग्राम है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी देखो यहाँ पर बस क्या होता है लास्ट में जाकर चेंज आ गई। चेंज क्या आ गई, वहाँ पे कौन से ऑर्बिटल नीचे आए थे? 3 इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मूव लोअर इन एनर्जी एंड 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मूव हायर इन एनर्जी। जो नीचे थे वो E और ऊपर कौन सा रह गया? T2। E में याद है कौन कौन से ऑर्बिटल थे? Bx² माइनस y² और Bz²। इसमें कौन कौन से थे? xy, xz और थर्ड कौन सा था? yz। ये ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। तो इनमें याद है अब स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर। यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंसेप्ट किसके बेस पे आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा टी। इस बार नीचे कितने ऑर्बिटल आए थे? 2। तो इस बार ये क्या घूम जाएगा मेरे पास? 3/5 डेल्टा टी, और ऊपर क्या आ गया? 2/5 डेल्टा टी माइनस नहीं ना, चलो माइनस के बेस पे क्लियर। ये रह गया इसका फॉर्मूला। और पेपर में ना इसका रीजनिंग का क्वेश्चन आ रखा है, याद है जब यहाँ पे वहाँ पे मैं फिलिंग ऑर्डर कर रहा था, तो यहाँ पे भी ये स्टूडेंट रहेगा करना सर 2 इलेक्ट्रॉन तो बड़े अच्छे इधर आ गए, तीसरा याद करो नीचे या ऊपर। ये क्या था? दिस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये हर बार बनाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है दैट मीन्स जब भी 3rd इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा 2 तो इसमें आ गए, तीसरा पक्का कहाँ जाएगा? ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लो स्पिन का कंसेप्ट ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें ना बुक्स उठाओगे उसमें डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है, दैट इज गिवन बाय 4/9 डेल्टा नॉट। ये डेल्टा टी इज गिवन बाय 4/9 डेल्टा नॉट। अगर 4/9 है तो ये टर्म पॉइंटों में चलेगी। अगर पॉइंटों से मल्टीप्लाई करूँ डेल्टा नॉट को, तो दैट मीन डेल्टा टी की वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। तो हमारे पास क्या था? वैल्यू ऑफ डेल्टा टी वॉज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू डेल्टा नॉट। क्लियर? डेल्टा टी की वैल्यू क्या थी? वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू डेल्टा नॉट। तो पक्का है डेल्टा टी वैल्यू विल बी वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू पेयरिंग। इसलिए मैंने पेयरिंग की नहीं, मैंने इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया? सीधा ऊपर। ये पेपर में रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर आ रखा है ऑन द बेसिस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दैट व्हाई वी ओनली गेट फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिकॉज डेल्टा टी एंड डेल्टा नॉट आर रिलेटेड टू वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशन। ये तुम्हारे एक बार इवन कॉम्पिटिशन में आ गया था, हाउ डेल्टा टी एंड डेल्टा नॉट आर रिलेटेड। क्या था? 4/9। अगर 4/9 था तो ये वैल्यू क्या थी? पॉइंटों में। अगर पॉइंटों में से मल्टीप्लाई किया तो पक्का था डेल्टा टी वैल्यू वॉज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू दिस। अगर डेल्टा टी की वैल्यू वेरी वेरी लेस है तो पक्का है पेयरिंग से भी क्या रहेगी? कम रहेगी। इसलिए मैंने पेयरिंग की नहीं, मैंने इलेक्ट्रॉन को 3rd जहाँ पे पेयरिंग में रखा ही, मैंने कहाँ भेज दिया? ऊपर। बिकॉज वैल्यू ऑफ डेल्टा टी वॉज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू आवर डेल्टा आवर पी वैल्यू। क्लियर? अब बताओ एटलीस्ट रीजनिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ।
ये मैंने पहले क्लियर कर दिया, तो देखा मैंने अब यहाँ पर जी भी लिखा साथ में, है ना। तो कई साल पहले मैं यहाँ पे क्लियर करता था, अब आपको जी के बेस पहले क्लियर कर दिया था। जी रिप्रेजेंट्स आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इन ऑर्बिटल्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं था। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट जो टेट्राहेड्रल में था आउटसाइड द प्लेन या क्या चला जाता था इनसाइड, इनमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए याद है मुझसे जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किया था मैंने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने स्क्वायर प्लेनर किया था और ऑक्टाहेड्रल, इसमें नहीं किया था टेट्राहेड्रल। वो रीजनिंग का क्वेश्चन डाला था वहाँ पे कि जो ML4 है दिस नेवर अंडरगोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज इट वाज नॉट हैविंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं थी, वो सारे बॉन्ड्स ऐसे ही घुमा सकते हैं। क्लियर? अब बताओ कुछ क्लियर हुआ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बेस पे? क्लियर? तो पेपर में ना ऐसे आपको इनके फिलिंग ऑर्डर्स या CFT के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। अब बताओ यहाँ तक का पूरा टॉपिक क्लियर? अगर यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है कर दो ना, ये लास्ट समझ आया सबको कि नहीं? डेल्टा टी का कंसेप्ट पक्का? हाँ जी प्रांजल। तो देखो अगर यहाँ तक के अब कंसेप्ट क्लियर थे, अब इसके बाद ना हमारे इस चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए थे। तो छोटे छोटे टॉपिक पता क्या था? एक पहला कलर कॉम्प्लेक्सेस, ये कलर कॉम्प्लेक्सेस पता क्या आपको मैंने शायद लास्ट टाइम भी कहा था, मुझे कलर कॉम्प्लेक्सेस के ना कंसेप्ट जान नहीं आते। तो जहाँ पर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते थे वहाँ पे कलर कॉम्प्लेक्सेस का कंसेप्ट आ जाता। तो याद है आपको 11th क्लास से कलर कॉम्प्लेक्सेस का कंसेप्ट क्लियर करता था। कैसे? सपोज ये मेरे पास क्या थी ग्राउंड स्टेट और ये हमारे पास क्या थी एक्साइटेड स्टेट। ये डायग्राम पक्का याद रखना, इस डायग्राम के बेस पे ना बड़े रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर आते हैं। ये ग्राउंड स्टेट थी, ऊपर क्या थी एक्साइटेड स्टेट। क्लियर? तो यहाँ पर एनर्जी वॉज इंक्रीजिंग ऑर्डर। सपोज मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रखा था ग्राउंड स्टेट में, अब मैंने क्या किया थोड़ी सी एनर्जी देकर इस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से उठाकर कहाँ पर भेज दिया एक्साइटेड स्टेट। अब ऊपर लाइन यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में हमेशा शॉर्ट लिव्ड, दैट मीन्स अगेन दिस इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। ये वापस इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही आएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो क्या करेगा? इमिट एनर्जी इमिट करेगा। तो 11th क्लास में करते थे जब ये यहाँ पर एनर्जी इमिट करता है दैट वाज गिवन बाय डेल्टा ई। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की थी डेल्टा ई वाज गिवन बाय याद है एच न्यू को फर्दर ब्रेकअप कर दो तो एच सी बाई लैम्डा। अब तुम लोग बताओ एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने के लिए अनपेयर्ड था, एनर्जी ज़्यादा चाहिए या कम? ज़्यादा। तो सोडियम को क्यों रख रखा हम लोगों ने केरोसिन में? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने के लिए एनर्जी क्या चाहिए थी? कम। अगर एनर्जी कम है तो H और C ये दोनों तो क्या था कांस्टेंट, तो डेल्टा E क्या था? कम। वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी? लार्ज। अगर वेवलेंथ लार्ज है तो लाई कर गया कलर रीजन में, दैट्स व्हाई वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ विबग्योर। तब मेरे पास विबग्योर के कलर के कंसेप्ट्स आते थे। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? कम। अगर डेल्टा ई कम था तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या थी? लार्ज। अगर वेवलेंथ लार्ज है तो दिस विल लाई इन आवर कलर्ड रीजन कंसेप्ट, लाई कर गया कलर रीजन। अब यही अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को कर दूँ पेयर्ड अप, क्लियर? भेज तो अब भी इसे ऊपर सकता था, अब भी ये इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएगा, है ना। पर इस बार अगर कंसेप्ट पकड़े डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। क्लियर? अब एनर्जी क्या चाहिए मुझे? क्योंकि ये डुप्लेट कंप्लीट आ गया, डुप्लेट कंप्लीट तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? कम। अब यहाँ पर एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। नाउ दिस डज नॉट लाई इन आवर कलर रीजन। इसलिए एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए where we are having unpaired electrons there we will always have existence of color। तो वो सारे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस भी क्या हो जाएंगे? कलर। इसलिए लास्ट टाइम याद है आपके जो जितने केसेस किए थे जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ऑल वर कलर्ड इन नेचर, और जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप थे दीज वर कलरलेस इन नेचर। ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी पहली फॉर आवर ट्रांसपोर्टेशन कंपाउंड टू बी कलर्ड, दैट दीज मस्ट हैव प्रेजेंस ऑफ आवर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कंसेप्ट तो ना बड़ा बार पी ब्लॉक में भी यूज आएगा। याद है 11th क्लास में तुम्हें एटॉमिक स्पेक्ट्रम में यही कंसेप्ट क्लियर करता था कर लीजिएगा। ये
कॉपी देगी ना सर कल लाके दिखा दो। हाँ जी, अब बताओ एनर्जी का कंसेप्ट तो क्लियर हुआ। तो यहाँ से मेरे पास एक कंसेप्ट हो गया क्लियर कि जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बना देंगे। तो जहाँ पे ये कंसेप्ट आ गया पेपर में ना, ये तो मैंने सिर्फ अभी कंसेप्ट समझाया था। पेपर में जो आपके सबसे कॉमन इसका रीजनिंग का क्वेश्चन आ रखा है वो पता क्या है, ये आ रखा है आपके पेपर में। एक मैंने कर दिया टाइटेनियम वाटर 6, इस पर चार्ज कर दिया 3+। एक मैंने कर दिया जिंक वाटर 6, यहाँ पे चार्ज कर दिया 2+। ये अब तुम लोग बताओगे जब टाइटेनियम पे चार्ज 3+ था, अरे तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर ही बता दो। हंसने लगे हो। स्कैंडियम टाइटेनियम 21 और क्या था 22। ये सीरीज को याद कर लो, स्कैंडियम से लेकर अप टू जिंक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, देखना कंपटीशन में भी और सीबीएसई में पक्का क्वेश्चन मिलेंगे। तो टाइटेनियम का क्या था 22, अगर 22 था तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या करती थी, ऑर्गन 18 और 20, साथ में क्या आ गया 3d2। जैसे ही मैं गया किसमें टाइटेनियम, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रेट क्या थी थ्राइस, है ना, यहाँ पे टाइटेनियम थ्राइस घूम रहा। अगर टाइटेनियम थ्राइस था तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई मेरे पास, ऑर्गन आगे। गुड, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर किए, एक इधर से, क्या रह गया 3d1। अगर 3d1 रह गया देखो यहाँ पर d के ऑर्डर से 5, क्लियर। इनकी मैंने स्प्लिटिंग की थी इंटू 2 सेट, 3 सेट नीचे और 2 सेट कहाँ मूव किए थे ऊपर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, कहाँ पे बैठा है ये इलेक्ट्रॉन T2g में। ये ऊपर मेरे पास क्या था Eg, क्लियर। तो देखो जब एक्साइटिंग स्टेज था D1, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या थी T2g1 और Eg क्या था 0। अब इस इलेक्ट्रॉन को भेज सकता हूँ मैं ऊपर, भेज सकता था ऊपर। अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज सकते थे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी T2g 0 और Eg 1 आ गया। तो मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, D के इलेक्ट्रॉन को D में शिफ्ट किया था। तो इस ट्रांजिशन में एक पर्टिकुलर नाम नेम दे दूँ, दिस वाज नोन एज आवर DD ट्रांजिशन। ये मेरे पास यहाँ पर कौन सी आ गई DD ट्रांजिशन। ये तुम्हारे पेपर में सबसे कॉमन क्वेश्चन। ये जो टाइटेनियम वाटर 6 का कलर देखो मुझे भी नहीं याद, दिस वाज कलर्ड इन नेचर। और जो जिंक वाटर 6 2+ था दिस वाज कलरलेस और वाइट इन नेचर। पेपर में बड़ी बार आ रखा है गिव रीजन, क्लियर। तो मुझे रीजन याद ही नहीं रहते। और जब तुम्हें भी ना याद है, कुछ ना ध्यान है ना, एटलीस्ट ये जरूर लिख देना कि वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, तभी ये कलर कॉम्प्लेक्स बना रहा था। तो ये आ गया DD ट्रांजिशन का कंसेप्ट। हाँ जी, किसमें कितने लिगेंड पकड़े हैं 6, तो 6 का कंसेप्ट ऑक्टेट्रिन में आ गया, क्लियर। अब आ जाओ इस साइड, लिखवाओगे मुझे जिंक का एटॉमिक नंबर 30, ऑर्गन 18 तो 20 और साथ में क्या आ गया 3d10। यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन रेट 2, यहाँ पर जिंक, यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन रेट घूम रही है 2, तो ऑर्गन साथ में क्या आ गया 3d10। अगर 3d10 मैं कर सकता था इलेक्ट्रॉन एक्साइड, सारे फिल हो गए, 5 इधर आ गए और 6 इधर आ गए और 4 ऊपर आ गए, पूरा ही फिल हो गया। इलेक्ट्रॉन एक्साइड ही नहीं कर सकते थे। दैट्स व्हाई इन दिस केस नो DD ट्रांजिशन एग्जिस्ट। इसमें DD ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तुम्हारे कॉम्पिटिशन का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे। किसी किसी केस में DD ट्रांजिशन आएगी, किसी केस में नहीं है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे आ गया टाइटेनियम वाटर 6 was colored in nature and our zinc water 6 was colorless in nature because in one we were having unpaired electron, in second case we were having no unpaired electron present. ऐसे पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। अब बताओ सबको क्लियर हुआ ये केस के नहीं? तो जब भी आ जाए देखो यहाँ पे तो DD ट्रांजिशन किया, जब जाएंगे D एंड F में, अगर मैं F ब्लॉक का कोई केस पकड़ लेता तो वहाँ पे FF ट्रांजिशन नाम दे सकते थे इसको, FF ट्रांजिशन। एक बार पेपर में ऐसे सॉर्टिंग आ जाती है D ब्लॉक के एलिमेंट्स की और F ब्लॉक के एलिमेंट्स की। अब बताओ सबको यहाँ तक तो क्लियर हुआ? ये देखो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन का था T2g1 में, अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऊपर भेज दूँ तो T2g क्या हो गया 0 और Eg कहाँ चला गया ऊपर। ऊपर लाइफ क्या थी शॉर्टेड, आना इसने वापस नीचे ही था। तो एक इलेक्ट्रॉन के बेस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ की वैल्यू लार्ज जाएगी। यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे थे।
अब बताओ सबको क्लियर हुआ ये कंसेप्ट के नहीं क्लियर? एक टाइटेनियम का केस पूरा क्लियर। तो पता क्या था यहाँ पर एक नया कंसेप्ट और ऐड करना था मैंने, क्या था? नॉट ओनली दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट इवन लिगेंड्स इम्पार्ट कलर टू आवर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इवन लिगेंड्स भी कलर क्या करते थे? इम्पार्ट। तो जैसे अभी आप मुझसे पूछे थे सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन कि कोलॉइडल सोल्यूशन जो था क्लियर, वो हमेशा क्या था? नेचर पे डिपेंडेंट था क्लियर, एग्जिस्टेंट, कभी भी केमिकल्स पे नहीं था। क्योंकि याद है मुझसे सीएमसी का कंसेप्ट नहीं किया था, क्रिटिकल मैक्सवेल कंसिडरेशन। अगर सीएमसी से कम था तो मेरे पास सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, पर जब भी मैं सीएमसी की कंसिडरेशन से ज़्यादा रखता था देन एसोसिएशन ऑफ कोलॉइडल टेस्ट था। ऐसे ही यहाँ पर क्या था? बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अवर कॉम्प्लेक्स टू बी कलर्ड वाज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी मेरे पास क्या था? कलरिंग का कंसेप्ट। बट इवन लिगेंड्स देन इम्पार्ट कलर टू आवर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ये सीबीएसई में कई बार आपको कमेंट करना आ जाता है। कैसे? ये देखो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल पढ़ा आपके साथ, निकल वाटर 6, यहाँ पे 4 मैंने क्या कर दिया? 2+ क्लियर। और इसका मुझे कलर क्लियर था, इसका कलर भी हमारे पास क्या था? ग्रीन। तो मुझे कहता हूँ ना याद है निकल का ही कलर याद रहता, बाकी नहीं याद रहते। तो इसका कलर क्या था? ग्रीन। अब बताओगे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का 6 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्योंकि निकल का एटॉमिक नंबर क्या था? 28। अगर 28 था तो कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 18 2 20, साथ में क्या आता था? 3d8। यहाँ पर निकल क्या था? 2। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर गए, 8 रह गए। ड्रॉ करके देखो अनपेयर्ड 2 आते हैं 2। अब मैंने क्या किया? इसमें एक मोल ऐड कर दिया, किसका? EN लिगेंड क्लियर। एक मोल EN का ऐड कर दिया। जैसे ही EN का ऐड किया, एक स्टूडेंट मुझे क्या कहता करना था? लिखो यहाँ पर निकल वाटर EN, बाहर तो उसने 4 माना, 2+ है क्लियर। यहाँ पर उसने मुझे क्या करना था? 5 शो करो, 5 शो करूँ। अब 4 करने पड़ेंगे क्योंकि याद है EN बाइटेंटेड लिगेंड था, तो यहाँ पर ये मुझे 4 और EN लिखना पड़ेगा। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन स्टेट वही +2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब भी 2, पर अब इसका कलर चेंज हो जाता है। अब इसका कलर क्या आ जाता है? दिस कलर बिकम्स नाउ पर्शियन ब्लू। अब इसका कलर क्या आ गया? पर्शियन ब्लू। अब मैंने क्या किया? इसमें एक और EN ऐड कर दिया, एक और। अगर एक और ऐड किया तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? निकल वाटर, साथ में EN क्या हो गया? अब यहाँ पर ट्वाइस। अब वाटर कितने करूँ? 4, अब 2 रह जाएंगे क्लियर। और अभी भी 4 क्या था? 2+। अब इसका कलर हमारे पास क्या था? दिस कलर नाउ बिकम्स ब्लू। अब लास्ट में मैंने क्या किया? एक और EN लिगेंड अप्रोच। अगर एक और EN अप्रोच कर दिया, अब EN क्या हो गया? थ्राइस। यहाँ पे क्या आ गया? 2+। देखो सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही थे, कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या था? सेम, पर कलर चेंज हो रहा था। दैट मीन नॉट ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट ऑल्सो लिगेंड्स फॉर इम्पार्टिंग कलर टू आवर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। और यहाँ पे लास्ट में जाकर कलर क्या आ जाता है? वॉलेट। अब देखो मुझे पढ़ाते हुए ये सारे कलर याद हो गए, तुम लोगों को अगर नहीं भी ध्यान रहते ना, इसका कलर तो याद रह जाएगा निकल का। कब से तुम्हें करा रहा हूँ, निकल आयंस क्या थे? कलर में ग्रीन थे क्लियर। इसका कलर याद रह गया। बाकी बस ऐड क्या कर दो? एज वी ऐड लिगेंड EN, कलर ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ग्रीन से लास्ट कलर को याद रह जाएगा वॉलेट क्लियर। ग्रीन टू वॉलेट लिख दो, बीच वाले कलर से मुझे भी नहीं कुछ लेना है। मुझे तो बस कंसेप्ट समझाना था कि जैसे ये लिगेंड चेंज कर रहे थे, आवर कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स चेंजेस, दैट मीन्स इवन लिगेंड्स इम्पार्ट कलर टू आवर कॉम्प्लेक्सेस। मेरे लिगेंड्स ने भी कलर इम्पार्ट किया था, मुझे तो बस लॉजिक क्लियर करना था। तो अब बताओ लॉजिक तो क्लियर हुआ क्लियर। इसके साथ आज 2 टॉपिक्स मेन खत्म। कौन कौन सा? एक CFT थ्योरी आ गई 2 कॉम्प्लेक्स के बेस पे। कौन कौन से? एक ऑक्टेट्राहेड्रल और दूसरा कौन सा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सेकंड कॉम्प्लेक्स आ गया ऑन द बेसिस ऑफ कलर कॉम्प्लेक्सेस। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रिस्पॉन्सिबल था, बट अलॉन्ग विद अनपेयर्ड वी मस्ट हैव इवन लिगेंड्स इम्पार्ट कलर टू आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिगेंड्स ने भी क्या किया? कलर इम्पार्ट कर दिया। ये 2 टॉपिक तो खत्म। एक और ना पेपर में इस चैप्टर में जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे, बस एक और जो आपको टॉपिक कॉमन आ रखा है ना, वो आ रखा है स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट के कंसेप्ट। वो आ गया मेरे पास स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
ये ना पेपर में जस्ट आपको इनके रिलेशंस आ रखे और कुछ नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी के लिए कंसेप्ट पकड़े आप इधर Cu, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया Na3 4, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 2+। याद है अभी तक तो मैं आपको क्या करता था Cu Na3 4 2+, ये हमेशा क्या था अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखता था और हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल ही नहीं था। अगर ये स्टेबल नहीं है ये अपने काउंटर आइंस में ब्रेक करेगा, तो तुम लोग बताओगे अगर ये टूटता इसमें कौन कौन से आइंस मिलते। एक तो Cu है ना, Cu पे चार्ज क्या घूमता है मेरे पास +2, साथ में मेरे पास क्या है NH3 क्या घूम रहे हैं 4। तो दैट यहाँ पर मैं आपके साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसेप्ट लिख सकता था। इक्विलिब्रियम का क्या आएगा यहाँ पे कंसेप्ट Cu 2+, साथ में क्या आ गया NH3 रेज़ टू दी पावर 4 और नीचे मेरे पास क्या आ गया कंसर्वेशन ऑफ Cu NH3 4 और 2+, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसेप्ट आ जाएगा। और यहाँ पर इसके कॉम्प्लेक्स के पास क्या थी स्टेबिलिटी नहीं है, तो मैंने बस इसे K नहीं, हम लोगों ने बुक में क्या लिख दिया I। जैसे मैंने I किया, दिस रिप्रेजेंट्स आवर इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Instability constant. This represents our instability constant of our coordination compounds. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या स्टेबल नहीं रहा, वो जाके अपने काउंटर आइंस में ब्रेकअप कर गया, तो ये इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट का कंसेप्ट आ गया। इसी रिएक्शन को मैं उल्टा लिख दूँ Cu 2+ किससे कंबाइन कर रहा था 4Na3, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ Cu Na3 4, यहाँ पे क्या आ गया 2+। क्लियर? अब लिखवाओगे मुझे यहाँ पर K का कंसेप्ट क्लियर। अब मेरे पास क्या आ गया Cu, साथ में क्या आ गया Na3 4 2+ और नीचे क्या आ गया Cu 2+ और इधर साथ में क्या आ गया NH3 4। अब मैंने यहाँ पर K भी लिखा, यहाँ पे क्या था वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर मैंने नया कंसेप्ट दे दिया बीटा। बीटा रिप्रेजेंट्स आवर स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मैं भी ना कई बार जब नया नया पढ़ाता था कि बीटा और Ki उल्टे लिख कर बैठ जाता था, तो मैंने I से ध्यान रखा, I स्टैंड फॉर आवर इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, और जो बीटा था दिस स्टैंड फॉर आवर स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्लियर? अब तो मुझे कोई स्टूडेंट अगर ध्यान से देख रहा था तो बीटा और Ki को रिलेट कर सकता था इन्वर्सली, कर सकता था इन्वर्सली। ये याद करो 11th में नहीं करते थे, एक रिएक्शन फॉरवर्ड जाता था, एक रिएक्शन क्या जाता था बैकवर्ड, दोनों के K एक दूसरे से रिलेटेड थे इन्वर्सली। जो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता था वही रिएक्शन अगर बैक लिखते थे तो दोनों के K इक्वल कांस्टेंट एक दूसरे से रिलेटेड थे इन्वर्सली। वही कंसेप्ट नहीं आ गया, एक बार रिएक्शन को ले गया फॉरवर्ड, एक बार रिएक्शन को क्या ले गया बैकवर्ड और दोनों के K को कंपेयर कर दिया, तो दीज आर इन्वर्सली रिलेटेड टू वन अनदर। तुम्हारे पेपर में बड़ी बार इन दोनों का रिलेशन आ रखा है, हाउ स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट आर रिलेटेड टू वन अनदर। क्लियर? अब बताओ एक कंसेप्ट तो क्लियर हुआ, एक और 11th में और कंसेप्ट करते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ज़्यादा रिएक्शन को सीरीज और स्टेप में करते थे, तो हो सकता है एक स्टेप में वैल्यू आती थी K1, दूसरे स्टेप में वैल्यू आती थी K2, थर्ड स्टेप में वैल्यू क्या आती थी K3। देन ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन वाज गिवन बाय, कैसे देखते थे याद है किसी को? रिएक्शन 3 स्टेप में थी, एक स्टेप में आया K1, एक स्टेप में K2, एक स्टेप में आया K3, तो ओवरऑल रिएक्शन K का एक्सप्रेशन क्या लिखते थे फिर? हाँ जी, कोई तो बोल ऐड करते थे, आज घर जाके देखना ऐड भी करते थे, इन सबको मल्टीप्लाई K1 इंटू K2 इंटू K3, दिस वॉज इक्वल टू आवर K कंसेप्ट। ये तुम्हारे पेपर में बड़ा कॉमन क्वेश्चन आ रखा है यहाँ। कैसे? ये तो था 11th का कंसेप्ट, रिएक्शन 3 स्टेप में था, तो जो K1 की वैल्यूज इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, दैट गिव्स अस ओवरऑल कंसेप्ट फॉर K। पर एक स्टूडेंट अभी भी आप में से जो नहीं मानता करना सर क्या लॉजिक था, हमें तो याद नहीं, तो इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पर क्लियर कर सकता था। सपोज मेरे पास ना ये कंबाइन कर रहा था मेटल, किसके साथ कंबाइन कर रहा था 4 लिगेंड, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ Ml4। इसमें लिखवाओगे बीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ऊपर आ गया Ml4 और नीचे मेरे पास आ गया मेटल और साथ में क्या आ गया लिगेंड 4। बेसिकली ये रिएक्शन जो थी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ, 4 स्टेप में हो रही है। कैसे? पहले स्टेप में मेरा मेटल और लिगेंड कंबाइन क्या मिल गया Ml,
अब इसमें अगर मैं यहाँ पर कंसेप्ट लिखता K1, तो K1 क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ ml डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ m और साथ में क्या आ गया L, ये K1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ml कंबाइन किससे कर गया, लिगेंड, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ ml2। अब लिखो K2, हाँ जी, ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ आवर रिएक्टेंट्स ml, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट, ml2 किससे कंबाइन कर गया, एक और L से, तो ml थ्राइस। अगर ml थ्राइस है तो यहाँ पर क्या आ गया K3, ये मेरे पास घूम फिर के ऊपर ml3 और नीचे क्या आ गया मेरे पास ml2, साथ में लिगेंड। और फोर्थ स्टेप में ml3 एक और L से कंबाइन, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ ml4। तो अब K4 क्या आ गया ml4, नीचे क्या आ गया ml3 और L आगे। ये तुम्हारे पेपर में एक बार क्वेश्चन आ रखा था, है ना क्या। ये सारे टॉपिक इसलिए आपको कहा था, आज के लेक्चर में छोटे छोटे टॉपिक्स थे। पहला टॉपिक बस डिटेल में आया था CFT, ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल, बाकी सारे तो 3-3, 4-4 मिनट के बस टॉपिक्स है। जब ये किए, कोई स्टूडेंट देख रहा था, इनको मल्टीप्लाई करें K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, करें सबको मल्टीप्लाई, सबको करो मल्टीप्लाई। देखो ml के साथ ml, ml2 के साथ ml2, ml2 के साथ ml3, कट आ गए, तो रह किस तरफ क्या गया m, साथ में 1l 2l 3l और 4l, क्लियर। और ऊपर तरफ रह गया मेरे पास ml4 का रिजल्ट, क्योंकि इसके साथ ये कट गया, इसके साथ ये कट गया, इसके साथ ये, सिर्फ ml4 रह गया ऊपर। तो दैट बेसिकली मेरे पास इन सबको जब मल्टीप्लाई कर रहा था, बीटा इज इक्वल टू, यही नहीं कंसेप्ट आ रहा था। ये कई बार आपने ना कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस के बेस पे एक्सप्लेन करना आ जाता है। शो इन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म दैट बीटा वाज रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर रिस्पेक्टिव स्टेप्स। तो बस मैंने किसी बुक में ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 दे रखे, मैंने जिस बुक में से पकड़ा था वहाँ पे K1 K2 दे रखे हैं। तो K1 इक्वल कांस्टेंट फॉर फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और फोर्थ। तो पेपर में देखो 4 नहीं, मैं आपको 5 तक ले जाता। अगर 5 तक ले जाता तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, क्लियर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी क्या, क्लियर। यहाँ पे बस एक स्टेप और ऐड हो जाएगा कि नहीं, आंसर तो वही आ रहा है। तो कभी 4 का केस, कभी 5 का केस, कभी 3 का केस, ऐसे कोई भी हम लोग जनरल सा केस ला सकते हैं। तो अब बताओ यहाँ तक के तो टॉपिक्स क्लियर हुए। अब देखो अभी तक जब से आपको पढ़ा रहा था, हर बार क्या बोलता था, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो आप में से कोई तो सोच रहा होगा खन्ना सर सारे तो केस आयन के लिए, एटम तो कभी पकड़ा ही नहीं। तो हम लोग आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर पर जो रह गया 15-20 मिनट का, वो लेक्चर हमारे पास क्या रह गया, मैंने आपके साथ नेक्स्ट टाइम ऐसे कंपाउंड्स लेने हैं, निकल कार्बोनाइल 4, निकल कार्बोनाइल 4, या मैंने आपके एग्जाम्पल क्या लेना है FeCO5। अब थोड़ा सोच कर आंसर दोगे, इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 +4, कार्बोनाइल की क्या है -1 क्यों लेके चल रहा है, मैंने साइनाइड लिखा है, ये न्यूट्रल लिगेंड था। अगर न्यूट्रल है तो ये क्या था 0 है, तो सबका मेटल भी तो 0 रह गया। तो आपको एक टिप दिया था आखिर में याद है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। तो बस एक टॉपिक रह गया था चैप्टर का, दैट वाज आवर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो वहाँ पे देखो मेटल भी आ गया और कार्बन के साथ बॉन्ड, ऑर्गेनिक के साथ बॉन्ड आ गया। तो नेक्स्ट टाइम बस एक लेक्चर रह गया ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का। तो पता है क्या करना है नेक्स्ट टाइम, एक तो ये चैप्टर खत्म करेंगे, मुझे मालूम है आधा घंटा लगेगा, फिर करेंगे MCQ डिस्कस। तो नेक्स्ट टाइम आप में से जिसने MCQ का टेस्ट दिया है वो अपनी शीट्स ले आना, और एक बार जिसने टेस्ट नहीं दिया घर पे काइनेटिक्स रिवाइज कर लेना सारे फॉर्मूले, ताकि जब MCQ डिस्कस करो समझ आ जाए, ठीक है।